नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो हम लोग पिछले अध्याय में चैप्टर 3 पढ़ा था। हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी, जिसमें कि हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। तो इसमें दो किताब है, जिसमें कि एक समष्टि अर्थव्यवस्था है, एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था है। तो हम लोग समष्टि पढ़ रहे हैं, व्यष्टि वाला हो चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा जाकर उसको देख सकते हैं। और इसके पहले हम लोग 1, 2, 3 इसमें चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो वो भी वीडियो अगर आप लोग देखना चाहें उसको देख सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 4, आय और रोजगार के निर्धारण। तो हम लोग इसमें अगर आप यूपीएससी यूपीसीएस का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी होता है। एनसीईआरटी से बेस मजबूत होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से होते हैं, और कुछ जो शब्दावलियाँ होती हैं, जो कठिन शब्दावलियाँ होती हैं, तो आपको समझने में इसमें सहायक होगी। और अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं तो आपको तो पढ़ना कंपलसरी है ही। तो चलिए आप लोग जानते हैं आज आय और रोजगार के निर्धारण क्या है। तो पहले यहाँ पे कुछ इंट्रो दिया गया है, इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। अब तक के हमने राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, ब्याज की दर इत्यादि के मूल्य को नियंत्रित करने वाली शक्तियों का अन्वेषण किए बिना ही एक तदर्थ रूप से इनके संबंध में चर्चा की है। समष्टि अर्थशास्त्र का मौलिक उद्देश्य इन परिवर्तों के मूल्यों को निर्धारित करने के प्रक्रमों का वर्णन करने में सक्षम सैद्धांतिक उपकरणों अर्थात मॉडलों का विकास करना है। विशेष तौर पर मॉडलों के माध्यम से कुछ प्रश्नों की सैद्धांतिक व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाता है, जैसे अर्थव्यवस्था में धीमी समृद्धि की अवधि अथवा मंदी अथवा कीमत स्तर में वृद्धि या बेरोजगारी में वृद्धि आदि के क्या कारण है। एक ही समय इन सभी परिवर्तों के संबंध में बताना कठिन है। अतः जब हम किसी परिवर्त विशेष के निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें अन्य सभी परिवर्तों के मूल्यों को स्थिर रखना चाहिए। यह प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास का प्रतिरूपी रूढ़ीकरण, जिसे सेटेरिस पारिबस की मान्यता कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें सामान्य रहें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है समग्र मांग तथा इसके अवयव। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन वाले अध्याय में हम उपभोग, निवेश अथवा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्गत यानी सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। इन पदों के दो अर्थ होते हैं। अभी अध्याय 2 में देखे थे हम लोगों ने कि इनका प्रयोग लेखांकन के अर्थ में हुआ है, जिससे किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक दिन हुए वर्ष में उत्पादन गतिविधियों की माप करने से इन मदों का वास्तविक मूल्य प्राप्त होता है। इन वास्तविक अथवा लेखांकन मूल्यों को हम इन मदों का यथार्थ माप कहते हैं। तथापि इन पदों का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जा सकता है। उपयोग से यह पता नहीं चल सकता कि वास्तव में किसी निश्चित वर्ष में लोगों ने कितना उपभोग किया, बल्कि उस अवधि में उन्होंने उपभोग की कितनी मात्रा की योजना बनाई। इसी तरह निवेश का अर्थ हो सकता है कि उत्पादक ने अपनी माल सूची में कितनी मात्रा में वृद्धि की योजना बनाई है। यह मात्रा उस मात्रा से भिन्न भी हो सकती है जितना कि उत्पादन वह अंतिम रूप से कर पाती है। मान लीजिए कि उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार में 100 रुपये मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। अतः उस वर्ष में उसका नियोजन नियोजित निवेश 100 रुपये है, किंतु बाजार में उसकी वस्तुओं की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उसकी विक्रय मात्रा में इस उस परिणाम से अधिक वृद्धि होती है जितना कि उसने बेचने की योजना बनाई थी। इस अतिरिक्त मांग की पूर्ति के लिए उसे अपने भंडार से 30 रुपये मूल्य की वस्तु बेचनी पड़ती है। अतः वर्ष के अंत में उसकी माल सूची में केवल 100 रुपये यानी 70 रुपये की वृद्धि होती है। उसका नियोजित निवेश 100 रुपये है, जबकि उसका यथार्थ केवल 70 रुपये है। तो इसमें समझते हैं हम लोग उपभोग को, कैसे उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो है कैसे उपभोग करता है। उपभोग मांग का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारण घरेलू आय है। एक उपभोग फलन आय तथा उपभोग में संबंध की व्याख्या करता है। सरलतम उपभोग फलन में यह माना जाता है कि आय में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोग में स्थिर दर से परिवर्तन होता है। निसंदेह यदि आय शून्य भी हो तो भी कुछ उपभोग तो होगा ही, क्योंकि उपभोग का यह मात्रा आय से स्वतंत्र है। इसे स्वतंत्र उपभोग कहा जाता है। हम इस फलन की व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे C प्लस सी वाई। तो यहाँ सी घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया उपभोग व्यय है। यह दो अवयवों से मिलकर बना है। स्वतंत्र उपभोग सी, जो ऊपर इसमें डैश लगाया गया है, तब प्रेरित उपभोग सी वाई स्वतंत्र उपभोग के द्वारा अंकित किया जाता है तथा यह उस उपभोग को दर्शाता है जो आय से स्वतंत्र है। यदि आय के शून्य होने पर भी उपभोग रहा है तो यह स्वतंत्र उपभोग के कारण है। उपभोग का प्रेरित अवयव सी वाई उपभोग की आय पर निर्भरता को दर्शाता है। यदि आय में 1 रुपये की वृद्धि हो तो प्रेरित उपभोग में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात की वृद्धि होगी। इसे आय में परिवर्तन का होने पर उपयोग में परिवर्तन की दर के रूप में समझाया जा सकता है। MPC = CY/C।
चलिए जानते हैं निवेश के बारे में। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक यानी कि मशीन, भवन, सड़क इत्यादि अर्थात ऐसी कोई भी चीज़ जिनसे भविष्य में अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि और उत्पादक की माल सूची तैयार माल का स्टॉक में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्यान दें कि निवेश वस्तुएं जैसे मशीन भी अंतिम वस्तुओं का भाग है। ये कच्चे माल की तरह मध्यवर्ती वस्तुएं नहीं है। किसी दिए हुए वर्ष में मशीनों का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग उसी वर्ष अन्य वस्तुओं के उत्पादन में नहीं होता है, बल्कि कई वर्षों तक उनकी सेवाएं ली जाती हैं। अब आता है दूसरा पॉइंट, दो सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। सरकार रहित अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित समस्त मांग ऐसी वस्तुओं पर किए गए कुल प्रत्याशित उपभोग व्यय और प्रत्याशित निवेश व्यय का योग होती है। अर्थात ए डी इजकल टू सी प्लस आई समीकरण 4.1 में दे सकते हैं। और 4.2 में सी और आई के मूल्य को प्रतिस्थापित करने पर अंतिम वस्तुओं की समस्त मांग को इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ए डी इजकल टू सी प्लस आई प्लस सी वाई। यह यदि अंतिम वस्तु बाजार संतुलन में हो तो इसे इस प्रकार लिखा जा सकता है, जैसे वाई इजकल टू सी प्लस आई प्लस सी वाई। यहाँ वाई अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित निर्गत निर्गत है। इस समीकरण को दो स्वायत्त पदों सी और आई को जोड़कर पुनः इस प्रकार सरल किया जा सकता है। कैसे? ऐसे वाई इजकल टू ए प्लस सी वाई। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि समीकरण 4.3 में बाईं ओर वाई पर अंतिम वस्तुओं की प्रत्याशित निर्गत अथवा नियोजित पूर्ति को प्रदर्शित करता है। दूसरी ओर दाईं ओर की अभिव्यक्ति से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु की प्रत्याशित अथवा नियोजित समस्त मांग प्रदर्शित होती है। जब अंतिम वस्तु बाजार और अर्थव्यवस्था में संतुलन की स्थिति में होती है तभी प्रत्याशित पूर्ति मत प्रत्याशित मांग के बराबर होती है। अतः समीकरण 4.3 को अध्याय 2 के तारतम्य का लेखांकन से भ्रमित नहीं करना चाहिए, जो कि यह बतलाता है कि कुल निर्गत का यथार्थ मूल्य हमेशा अर्थव्यवस्था के यथार्थ उपभोग और यथार्थ निवेश के कुल योग के बराबर होता है। अब आता है तीसरा, लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण। आपको याद होगा कि व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत के अंतर्गत जब हम एक बाजार में मांग और पूर्ति के संतुलन का विश्लेषण करते हैं, मांग और पूर्ति वक्र साथ साथ कीमत और संतुलन कीमत को निर्धारित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में हम दो चरणों में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चरण में हम मूल्य स्तर को स्थिर में मानते हुए एक समष्टि मूलक संतुलन को ज्ञात करते हैं। दूसरे चरण में हम मूल्य स्तर को बदलने देते हैं और समष्टि मूलक संतुलन का विश्लेषण करते हैं। कीमत स्तर को स्थिर मानने का क्या औचित्य है? इसके लिए दो कारण दिए जा सकते हैं। पहला है, प्रथम चरण में हम अनुपयुक्त साधनों वाली अर्थव्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। मशीनें, भवन, श्रमिक, ऐसी स्थिति में ह्रासमान प्रतिफल का नियम लागू नहीं होगा। अतः अतिरिक्त उत्पादन के बिना सीमांत लागत में वृद्धि उत्पन्न की जा सकती है। इसलिए कीमत स्तर में परिवर्तन नहीं होता, चाहे उत्पादित मात्रा में परिवर्तन हो जाए। दूसरा है, यह एक सरलीकृत मान्यता है जो बाद में बदल जाएगी। तो पहला अब आता है स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्री संतुलन रेखीय समीकरण। जैसे पहले समझाया जा चुका है, उपभोक्ता उपभोक्ता की मांग को दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए रेखीय समीकरण का अंतरोधी रूप। उसके बाद दूसरा भी दे सकते हैं, इसका सी अंतरोधक के साथ फलन। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन के प्रभाव। हमने देखा है कि आय का संतुलित स्तर समग्र मांग पर निर्भर करता है। अतः यदि समग्र मांग में परिवर्तन होता है तो आय का संतुलित स्तर भी परिवर्तन होता है। यह निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक परिस्थितियों में हो सकता है। उपयोग में परिवर्तन, पहला है सी में परिवर्तन या दूसरा है सी में परिवर्तन के कारण हो सकता है। दूसरा है निवेश में परिवर्तन। सभी अभी तक हमने माना है कि निवेश स्वतंत्र है, यद्यपि इसका अर्थ केवल इतना है कि यह आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। आय के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से चर हैं जो निवेश स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कारक है साख की उपलब्धता। साख की आसान उपलब्धता निवेश को बल देती है। एक अन्य कारक है ब्याज की दर। ब्याज की दर निवेश योग्य निधि की लागत है। अब इसका तीसरा पॉइंट आता है गुणक क्रिया विधि। पिछले खंड में देखा गया था कि स्वतंत्र व्यय में 10 इकाई का परिवर्तन होने पर संतुलित आय में 50 इकाई का परिवर्तन होता है।
हम इसे गुणक क्रियाविधि के द्वारा समझ सकते हैं, जिसकी व्याख्या यहाँ की गई है। अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में श्रम, पूंजी, भूमि और उद्यम जैसे कारकों को लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर अथवा उपदान की अनुपस्थिति में अंतिम वस्तुओं के निर्गत के कुल मूल्य को उत्पादन के विभिन्न कारकों में वितरित कर दिया जाता है, जो क्रमशः श्रम की मजदूरी, पूंजी का ब्याज, भूमि का लगान आदि होते हैं। शेष बचा हुआ उद्यमी के पास रहता है, जिसे लाभ कहा जाता है। अतः अर्थव्यवस्था में समस्त कारक अदायगी का योग राष्ट्रीय आय अंतिम वस्तुओं के निर्गत के समस्त मूल्य सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है। उपर्युक्त उदाहरण में अतिरिक्त निर्गत का मूल्य 10 को विभिन्न कारकों में कारक अदायगी के रूप में वितरित कर दिया जाता है, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था की आय में 10 की वृद्धि होती है। जब आय में 10 की वृद्धि होती है, तब उपभोग व्यय में भी 10 की वृद्धि होती है, क्योंकि लोग उपभोग पर अपनी अतिरिक्त आय का 0.8 व्यय करते हैं। अतः अगले दौर में अर्थव्यवस्था में समस्त मांग की वृद्धि होती है। अंतिम वस्तु बाजार में गुणक या यांत्रिका दौर 1 है, उपभोग 0, फिर समस्त मांग 10 और निर्गत आय, फिर दौर 2 इसको देख सकते हैं आप। अब इसमें चौथा पॉइंट आता है कुछ अन्य संकल्पनाएं। अन्य साधनों की मात्राएं दिए दिए होने पर अर्थव्यवस्था में साम्य निर्गत रोजगार के स्तर को भी निर्धारित करता है। समस्त स्तर पर एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। इसका यह अर्थ हुआ कि वाई की एडी की समानता द्वारा निर्धारित निर्गत का स्तर अनिवार्य रूप से वही निर्गत स्तर होगा जिस पर प्रत्येक रोजगार में है। पूर्ण रोजगार आय का वह स्तर है जहां उत्पादन के समस्त कारक उत्पादन प्रक्रिया में पूर्णतः रोजगार में है। आपको याद होगा कि वाई की एडी को समानता के बिंदु पर प्राप्त साम्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार का घोतक नहीं है। साम्य का मात्र अर्थ यह है कि यदि इसको यूं ही छोड़ दिया जाए तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर नहीं बदलेगा। यद्यपि अर्थव्यवस्था में रोजगार उपलब्ध है, निर्गत का साम्य स्तर आगत के पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक या कम हो सकता है। यदि यह आगत के पूर्ण रोजगार स्तर से कम है, तो यह इसलिए है कि मांग समस्त साधनों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह स्थिति न्यून मांग की स्थिति कहलाती है। इससे दीर्घकाल में कीमतें कम हो जाती है। दूसरी तरफ यदि आगत का रोजगार स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर से अधिक है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मांग पूर्ण रोजगार पर उत्पादित उत्पादन स्तर से अधिक है। यह स्थिति अत्यधिक मांग की स्थिति कहलाती है। इससे दीर्घकाल में कीमतें बढ़ जाती हैं। जब किसी विशेष कीमत स्तर पर अंतिम वस्तु की समस्त मांग समस्त पूर्ति के बराबर होती है, तो अंतिम वस्तु अथवा उत्पाद बाजार तुलना असंतुलन की स्थिति में होता है। अंतिम वस्तु की समस्त मांग में प्रत्याशित उपभोग, प्रत्याशित निवेश, सरकारी व्यय आदि आते हैं। आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर को सीमांत उपभोग वृद्धि कहते हैं। सरलता की दृष्टि से अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु के स्तर के निर्धारण के लिए अल्पकाल में हम समस्त मांग एक नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत बाजार की ब्याज की दर को मान लेते हैं। अल्पकाल में हम यह भी मान लेते हैं कि इस कीमत पर समस्त पूर्ति पूर्णतः लोचदार है। इन परिस्थितियों में समस्त निर्गत का निर्धारण केवल समस्त मांग के स्तर पर ही निर्धारित होता है। इसे प्रभावी मांग का सिद्धांत कहते हैं। स्वायत्त व्यय में वृद्धि ह्रास के कारण गुणक प्रक्रिया के द्वारा अंतिम वस्तु के समस्त निर्गत में बड़ी मात्रा में वृद्धि ह्रास होती है। तो देखिए, ये चैप्टर का सारांश था और ये संकल्पनाएं हैं जो समस्त मांग संतुलन यथार्थ जो हम लोगों ने पढ़ा अभी। तो देखिए, ये चैप्टर समाप्त हुआ और यहाँ इसके कुछ क्वेश्चन है, लगभग 6 क्वेश्चन है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं या किसका प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको करना चाहते तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए चैप्टर समाप्त हुआ है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था, जिसमें चैप्टर 4 पढ़ रहे थे आज, आय और रोजगार के निर्धारण। तो देखिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे चैप्टर 5 के साथ में। तो देखते रहिए वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।